स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 के विज्ञान के सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को, यानी कि हम लोग सेट 5 आज करने वाले हैं। जितने भी सेट 1 से लेकर सेट 4 तक बता दिए हैं सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप को भी हम लोग बता दिए हैं आप लोग को। तो आप लोग देख लीजिएगा, साथ ही साथ बोलना चाहते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको इसको स्किप ना करते हैं, पढ़ना है सारे के सारे प्रश्नों को, ठीक से। और साथ ही बोलना चाहते हैं हमारे चैनल सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं विज्ञान के सेट 5 से, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप पर जितने भी प्रश्न है, ठीक है, सेट 5 है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेट 5 की ओर। सेट 3 आगे, सेट 4 आगे, सेट 5। अब हम लोग सेट 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग सेट 5 कक्षा 10 विज्ञान का है, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन जो है, एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमिटर तथा प्लग कुंजी को मिलाकर एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। साफ साफ बोला गया है कि एक सेल उसमें फिट कीजिए, उसमें एक विद्युत परिपथ बल्ब लगाइए, उसके एमिटर लगाइए और एक प्लग कुंजी को लगाइए। तो कैसे लगाते हैं, तो चलिए जानते हैं हम लोग। यहाँ पर देख ही पा रहे हैं आप लोग सेट 5 क्लास 10 साइंस प्रोजेक्टल मॉडल पेपर जैक बोर्ड 2023, यानी कि झारखंड बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं सबको यह फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। तो एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमिटर, एक प्लग कुंजी को मिलाकर एक विद्युत परिपथ आरेख खींचिए। तो चलिए आरेख खींचते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सेल बनाएंगे। तो सेल देखिए, सेल बनाइए, सेल बना लिए, ठीक है। इधर प्लस हो गया, इधर हो गया माइनस, ठीक है। तो अब देखिए क्या जोड़ते हैं। तो देखिए माइनस तरफ से स्टार्ट कीजिए जोड़ना। यहाँ पर स्विच जोड़ने बोला है, उसके बाद बोला है क्या, एमिटर जोड़ने बोला है, तो एमिटर जोड़ दिए, ठीक है। एमिटर जोड़ने के बाद क्या कीजिए, आपको करना है बल्ब जोड़ना है, तो बल्ब जोड़ दिए, ठीक है। बल्ब जोड़ दिए, बल्ब जोड़ने के बाद क्या जोड़ना है, अब तो जोड़ने क्या हो गया, एक सेल हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, एक एमिटर हो गया, एक प्लग कुंजी हो गया, ठीक है। यानी कि कुंजी हो गया, यानी कि ये क्या नाम है, एमिटर है, तो एमिटर बोला है तो एमिटर लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या है, बल्ब है तो बल्ब लिख दीजिए, ये सेल है तो सेल लिख दीजिए, ये क्या है, प्लग कुंजी है तो कुंजी लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि आपका जो ये विद्युत परिपथ बन गया। तो धारा किधर से बताए, तो प्लस तरफ से, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज तरफ से हमेशा क्या कीजिएगा, आप शॉर्टकट में अपनाइएगा, ठीक है। माइनस तरफ से जोड़ना सीखिए, माइनस, उसके बाद पहले सेल बना लीजिए, माइनस उसके बाद कुंजी दीजिएगा तब ना होगा। उसके बाद एमिटर दीजिए, धारा बह रही कि नहीं, उसके बाद दीजिए, उसके बाद बॉल दीजिए, ठीक है, बल्ब दीजिए तब ना जलेगा। उसके बाद बस हो गया पूर्ण। ये इसको माइनस तरफ से बनाना सीखिए, ठीक है। तो धारा किधर से बहता है, तो पॉजिटिव चार्ज देखिए इधर बह रहा है, इसको दिखा दीजिए आप, इधर बह रहा है, इसके बाद इधर बह रहा है, इसके बाद इधर बह रहा है। तो हो गया यह क्या, एक विद्युत परिपथ। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट से, कि प्रकाश परिवर्तन के नियम के लिए, यानी प्रकाश के परिवर्तन को नियम को लिखते चलिए। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आप जानते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण जो होता है आपतन बिंदु पर क्या होते हैं, एक ही लंब पर, अविलंब पर, तीनों एक ही तल में क्या होते हैं ना, एक ही, ये हो गया यह, यानी कि तीनों एक ही तल में होता है कि नहीं। हाँ, अब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह हो गया एक नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण का, यानी कि यह आपतन कोण और परावर्तन कोण, इधर यदि 60 डिग्री होगा तो इधर भी कितना हो, 60 डिग्री होगा, यानी कि यह क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आप लोग यह जानते ही है। देखिए लोहे की कील, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। देखिए जब लोहे की कील को कॉपर प्लेट सल्फेट में विलयन, यानी कि इसमें देखिए इसमें क्या डुबाया जाता है कि लोहे की कील, ठीक है, लोहे की कील को डुबाते हैं तो इसमें जो पहले से क्या है कॉपर सल्फेट का विलयन है तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीला से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। जब कॉपर की, जब क्या है यहाँ पर सब चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है, क्योंकि लोहे कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। क्या है, लोहा जो है कॉपर के से ज़्यादा क्या है, सक्रिय है, जिससे यह कॉपर सल्फेट को विलयन में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है। कि कॉपर जो है कॉपर सल्फेट में जो होता है उसको क्या करते हैं, जो सल्फेट है उसको क्या करते हैं, विस्थापित करने की मतलब क्षमता रखते कॉपर, उसमें से कॉपर को क्षमता, मतलब कॉपर को हटाने की क्या करते हैं, धकेलने की क्या करते हैं, उसके पास क्षमता है, यानी कि पावर है, किसके पास, तो
आयरन के पास, ठीक है, यानी कि लोहा के पास है। तो इसीलिए क्या करता है, आयरन लास्ट में क्या बनाता है, उसको धकल कर यानी कि विस्थापित करके क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। आप लोग याद रखिएगा, जब आपको एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि लोहे की कील जब क्या डाला जाता है, लोहे की जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है, ठीक है, तब क्या रंग हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डाला जाता है तो क्या रंग हो जाता है, हरा। नीला तो रहता है लेकिन हरा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये जो दही एवं खट्टे पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होते हैं, जो क्या करते हैं, पीतल एवं तांबे को संचारित कर दिया, अभिक्रिया करके क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसमें रखे पदार्थ भी खराब हो जाते हैं, यानी कि उसमें रखे जो पदार्थ होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। यानी कि हमें दही एवं खट्टे पदार्थ या पीतल एवं तांबे के बर्तन नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे तुरंत अभिक्रिया कर देते हैं और बर्तन को भी नष्ट कर देते हैं, साथ ही उसमें क्या जो भी पदार्थ रखे जाते हैं उसको खराब कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। देखिए अपमार्जक मतलब क्या हो गया कि जितने भी अवशेष, मतलब कुछ भी जैसे सब्जी का छिलका वगैरह जितना भी कुछ हम लोग गोबर मलमूत्र सब्जी के छिलके कुछ भी फेंक देते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ जाता है कुछ समय अंतर के बाद, यानी कि वो उसका अवघटन हो जाता है। तो अपमार्जन जो है कौन करता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको करते हैं ना, वही करते हैं ना उसका काम अपघटन कराने का। तो चलिए इसके पढ़ते। पारतंत्र में अपमार्जक मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करता है, यानी कि उसको मृत जीवों को क्या करते हैं, अपमार्जन करते हैं। ये सफाई करते हैं, अपमार्जन मतलब उसका क्या करते हैं, सफाई करते हैं ना, अपमार्जन करते हैं। यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, यह मृत शरीर जो है वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, मतलब भोजन के रूप में लेते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जबकि पदार्थों को जैसे गोबर मलमूत्र सब्जी के छिलके आदि को कुछ समय के अंतराल के बाद अपघटन कर देते हैं। मतलब हमारे जो अपमार्जक जो मृत जीव को क्या करता है, अवशेषों को या गोबर मलमूत्र सब्जी के छिलके कुछ भी है उसको क्या करते हैं, बहुत सारे जीव भी होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको अपघटन करके समय के साथ उसको मिट्टी में मिला देते हैं। हम लोग बोलते हैं ना मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये मिट्टी में मिला देते हैं, उनको मिट्टी में मिला देंगे ना। मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, हम लोग हीमोग्लोबिन, यहाँ क्या हीमोग्लोबिन हम लोग बोला गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। यहाँ पर पूछा गया कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन जो होते हैं उसको अपने साथ लेकर सभी कोशिकाओं तो क्या करते हैं, भेज देते हैं, यानी कि परिवहन। देखिए हेलीकॉप्टर से कुछ भी ऑर्डर करता है तो कोई ले लाता है ना, तो वो हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में रक्त है वो क्या करता है, सभी जितने भी कोशिका है उसको ऑक्सीजन पहुंचाता है, कौन, हीमोग्लोबिन। तो न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र लिखने बोला गया है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, न्यूरॉन को चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन कारक पर निर्भर करता है, तो तार की लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। तार का लंबाई जो है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर 3 तरह का होती है। एक तो एक चालक की प्रकृति क्या है कि किस पदार्थ का, किस मेटल का बना है, किस पदार्थ का बना है, और चालक का कितना जो क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। यानी कि इसमें तार की लंबाई किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होती है, यानी कि उसकी जो लंबाई होती है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी चालक के प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उनके अनुप्रस्थ 1/a होती है, ठीक है, 1/a व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। काट के क्षेत्रफल का क्या होती है, और प्रतिरोध जो है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि वो किस चीज़ का मतलब है कि सोना का है कि चांदी का है, लोहा का है, सिल्वर का है कि या एल्युमिनियम का है, तो उस पर भी यह प्रतिरोध जो है क्या निर्भर करता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सबसे विद्युत का जो चालक है कौन सा तार है, मतलब कौन सा जो धातु है जो सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक है, मतलब उसमें प्रतिरोध का गुण कम होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको आपको किताब में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आप लोग को बना दिए है हमारे चैनल में, जो प्रकाश जो चैप्टर है उसमें देख लीजिएगा, सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है।
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि थर्मिट अपक्रिया क्या है, समीकरण सहित व्याख्या करें। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए थर्मिट अपक्रिया जो आयरन 3 होता है यानी कि Fe2O3 का एल्युमिनियम की अभिक्रिया की जाती है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब आयरन 3 यानी कि जो Fe2O3 याद रखिए ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम को, किसके? एल्युमिनियम को क्या करा जाता है? रिएक्शन कराया जाता है, यानी कि अभिक्रिया कराई जाती है। तो उसमें क्या निकलता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलता है और साथ ही जो आयरन जो मिलता है वो गलित अवस्था में आ जाता है और इसी को क्या कहते हैं? थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। इसीलिए जो थर्मिट अपक्रिया का उपयोग जो है वो रेलवे के ट्रकों को जोड़ने में किया जाता है। देखिए खैर ये जो सॉलिड नहीं होता है, ये चूर्ण में होता है। ठीक है, सॉलिड इसीलिए लिखते हैं क्योंकि चूर्ण होता है। क्या होता है? चूर्ण में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसी का उपयोग क्या है? क्षारयुक्त मछली को पुर्जों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, क्षारयुक्त मछली को पुर्जों में जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार बनाया जाता है? याद रखिएगा, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी कि जैसे इसको बनाने के देखिए जिप्सम है CaSO4 2H2 तो इसको क्या कहते हैं? CaSO4 हाफ H2O को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहते हैं? तो जिप्सम कहते हैं। तब इसको जल के अणु को त्याग कर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जैसे ही तो ये क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। कितने केल्विन ताप पर? तो 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। और जो हाफ 1/2 क्या निकलता है? जल निकलता है। ठीक है, देखिए साफ साफ इसको लिख लीजिए आप लोग, आपको पूछा जाएगा कि यह अभिक्रिया किसका है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे Na2O MgO का निर्माण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा। ठीक है, इसको लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जितना भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चन को लाएंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो हमारे चैनल से बने रहिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कि जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारतंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न है? यानी कि जैविक आवर्धन क्या है? देखिए आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। यानी कि रासायन जो हमारे शरीर में घुस रहा है, यानी कि जैसे कुछ भी खाते हैं हम लोग, पीते हैं, तो उसमें बहुत क्योंकि केमिकल का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है ना। अभी जितने भी पदार्थ है, देखिए कुछ भी सब्जी वगैरह रोपते हैं तो उसमें कीटनाशक, उसके बाद क्या DAP यूरिया कुछ ना कुछ छिड़कते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है? उसके अंदर भी तो पेड़ के अंदर जा रहा है तो वह रासायनिक जो है हमारे शरीर में भी इकट्ठा हो रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं? संचित हो रहा है, तो उसको जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, हाँ, पारतंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। जो सबसे ज़्यादा ऊपर में रहेगा जो उसका जैव आवर्धन क्षमता भी क्या हो? जैव आवर्धन की क्या होगा? सर्वाधिक होगा। यानी कि जो पारतंत्र में देखिए एक आहार श्रृंखला मतलब एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है ना, उसके बाद दूसरा जीव खा रहा है, तो नीचे जो जीव है इसके पास जितना कुछ ज़्यादा खाया, उसके बाद ये ज़्यादा उसको खा लिया, तो ये बहुत सारा मतलब पेड़ पौधों को खा रहा है, तो ये इसके पास आ गया, संचित हो गया। ठीक है, रासायनिक पदार्थ, उसके बाद इसको खा लिया, ये बहुत सारे जीवों को खा लिया। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ऊपर में रहेगा उसका जो जैव आवर्धन जो होगा वो सर्वाधिक होगा, क्योंकि बहुत सारे देखिए ये तो खा रहा है पेड़ पौधों को, उससे क्या हो रहा है? इसके पास संचित हो रहा है एक जीव पर, इसके पास जो संचित हुआ दूसरे इसको जो खा गया उसके पास भी क्या हो गया? संचित हो रहा है। इंसान में भी क्या है? सभी जीवों खा रहे थे, इंसान में कितना बीमारियां हो रही है, तो जैव आवर्धन जो सबसे ऊपर में रहेगा उसका जैव आवर्धन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जल संरक्षण के 3 पारंपरिक विधियों का उल्लेख करिए। तो देखिए जल संरक्षण 3 पारंपरिक विधियाँ हैं: चेक डैम बनाना, वर्षा जल को एकत्रित करना तथा जल छाजन करना, खादिन, यह राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, जो ढलाव नामे होता है उसके नीचे क्या मेड़ जैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये खादिन जो है कहाँ का है? तो राजस्थान में पाई जाती है। आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को 14 तक ही किए, क्योंकि देखिए लंबा वीडियो आप लोगों को सेक्शन C वाला जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, चढ़ाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि लाना है कि नहीं वीडियो आप लोगों को सेक्शन C वाला, तो वो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा सेक्शन C वाला चढ़ाइए सर। ठीक है, तभी लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे, क्योंकि एग्जाम तो सामने है ना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।